आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। एक ऐसा नाम जिन्होंने अकेले ही भारत के सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। उन्हें सिर्फ एक सुधारक नहीं बल्कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा गया। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि उन्होंने सदियों की गहरी नींद में सोए भारत को जगाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो थे कौन और उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला कैसे। तो चलिए आज इस महान हस्ती की जिंदगी और उनके मिशन को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि उन्हें आधुनिक भारत का जनक क्यों कहते हैं। आखिर क्या था उनके व्यक्तित्व में ऐसा जिसने उन्हें इतना महान बना दिया। देखिए, राम मोहन राय को किसी एक खांचे में फिट करना नामुमकिन है। वो एक ही वक्त में एक महान समाज सुधारक थे, एक दूर की सोचने वाले राजनीतिक विचारक थे, अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थक, एक कमाल के शिक्षाविद और एक बहुत बड़े देशभक्त भी। और कमाल की बात यह है कि ये सारे रोल आपस में जुड़े हुए थे और इन सब का एक ही मकसद था, भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना। 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में उनका जन्म हुआ और भाई ज्ञान की जो प्यास थी उनमें वो गजब की थी। आप सोच भी सकते हैं, वो संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी भाषाओं के मास्टर थे। भाषाओं पर यही पकड़ तो थी जिसने उन्हें अलग अलग कल्चर और विचारों के बीच एक पुल बनाने में मदद की और यही उनके सुधार के कामों की असली बुनियाद बनी। तो अब देखते हैं कि कैसे ये विद्वान एक ऐसा क्रांतिकारी सुधारक बना जिसने समाज की नींव तक हिला दी। उनका काम करने का तरीका देखिए, कितना सोचा समझा और स्ट्रेटेजिक था। सबसे पहले 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई, मतलब अपने जैसे विचार वाले लोगों का एक ग्रुप। फिर उन्हें समझ आया कि अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता एक बड़ी ताकत है, तो 1821 में संवाद कौमुदी और 1822 में मिरात उल अखबार शुरू किया। और फिर आया सबसे बड़ा कदम, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, जो उनके सुधारों का सेंटर पॉइंट बन गया। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे मुश्किल काम की। समाज में जो बुराइयां अपनी जड़ें जमा चुकी थीं, उन पर सीधा वार करना। चलिए देखते हैं वो कौन सी बुराइयां थीं। और उनकी लिस्ट बहुत लंबी थी। सती प्रथा, बहुविवाह, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, इन सब के वो सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये समाज को बांटती है और ईश्वर के असली रूप से ध्यान भटकाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की वकालत की। सोचिए उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। ये दिखाता है कि वो लैंगिक समानता को कितना जरूरी मानते थे। सती प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई सिर्फ किताबी नहीं थी, ये उनके लिए बहुत बहुत पर्सनल थी। 1811 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से अपने ही भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी को सती होने के लिए मजबूर होते हुए देखा था। इस भयानक मंजर ने उनके इरादे को फौलाद जैसा मजबूत कर दिया। और फिर सालों की मेहनत, सालों का संघर्ष रंग लाया। साल था 1829 जब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये सिर्फ राममोहन राय की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की एक ऐतिहासिक जीत थी। तो सामाजिक बुराइयों से तो वो लड़ ही रहे थे, पर साथ ही वो समाज को एक नई सोच, एक नई स्पिरिचुअल डायरेक्शन भी देना चाहते थे। और इसी सोच से जन्म हुआ ब्रह्म समाज का। तो ये ब्रह्म समाज था क्या? दरअसल ये 1828 में शुरू हुआ एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका सबसे बड़ा आधार था एकेश्वरवाद, मतलब एक भगवान का कॉन्सेप्ट कि ईश्वर एक ही है और वो किसी मूर्ति तस्वीर में नहीं बल्कि हर जगह है। मकसद ये था कि लोगों को रस्मों रिवाजों से निकालकर तर्क और नैतिकता पर आधारित पूजा की तरफ लाया जाए। इसके जो सिद्धांत थे ना, वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल थे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दूसरा, सच्ची पूजा के लिए मूर्ति, बलि या किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं। तीसरा, अगर हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं तो फिर जाति, धर्म या नस्ल का भेदभाव कैसा? और चौथा सिद्धांत, जो उस समय के हिसाब से तो एकदम क्रांतिकारी था, कि किसी भी धर्म ग्रंथ को आंख बंद करके सही नहीं माना जा सकता क्योंकि हर किताब में इंसानी गलतियों की गुंजाइश होती है। राम मोहन राय ये बात अच्छी तरह समझते थे कि अगर समाज को सच में बदलना है तो वो सिर्फ कानून से नहीं होगा। असली बदलाव तो शिक्षा से आएगा,
नई सोच से आएगा। और इसीलिए उन्होंने एजुकेशन और जर्नलिज्म, इन 2 चीज़ों पर बहुत जोर दिया। उस वक्त जो पारंपरिक शिक्षा थी, जो ज्यादातर संस्कृत पर आधारित थी, उन्होंने कहा कि ये काफी नहीं है। वो इसके बजाय आधुनिक साइंटिफिक सोच वाली शिक्षा के पक्ष में थे। उनका मानना सीधा था, अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो साइंस, लॉजिक और वेस्टर्न नॉलेज को अपनाना ही पड़ेगा। और फिर बात आती है पत्रकारिता की। उनके 2 अखबार, बंगाली में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार, ये सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं थे, ये तो एक तरह से बहस के लिए, डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म थे, जहां आम लोग भी समाज और राजनीति पर अपनी राय रख सकते थे, सवाल उठा सकते थे। तो आखिर में सवाल आता है कि राजा राम मोहन राय की विरासत क्या है? वो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? उनके काम की आज क्या अहमियत है? एक और दिलचस्प बात, उनके नाम के आगे जो राजा लगता है, वो उपाधि उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। उन्हें 1830 में सम्राट के दूत के तौर पर इंग्लैंड भेजा गया था। पर दुख की बात यह है कि वो फिर कभी अपनी जमीन पर वापस नहीं आ पाए। 1833 में ब्रिस्टल में ही उनका निधन हो गया। उनके काम को शायद सबसे अच्छे शब्दों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने समझाया है। उन्होंने कहा था, राजा राममोहन राय ने उन विशाल बाधाओं को दूर किया जो हमारी प्रगति के रास्ते में खड़ी थीं और हमें सार्वभौमिक मानवीय सहयोग के आधुनिक युग में लाए। इससे बेहतर तरीके से उनके योगदान को शायद ही कोई समझा सकता है। उनकी पूरी जिंदगी सदियों से चली आ रही सोच और परंपराओं के खिलाफ एक जंग थी, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी समाज की गहरी पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए आखिर क्या चाहिए? हिम्मत, या फिर तर्क, या शायद करुणा? हो सकता है इन सभी सवालों का जवाब हमें राजा राममोहन रॉय की जिंदगी में ही मिल जाए।